क्या आपने कभी एक बाघ को शिकार करते देखा है? आप देखेंगे कि कैसे उसकी जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल स्टिल होती है। वो एक जगह पर रुका हुआ है, लेकिन उसका पूरा ध्यान जो है वो अपने शिकार के ऊपर लगा हुआ है। अब उस टाइम पे असल में शिकार चालू नहीं हुआ है, लेकिन उस समय का जो उसका फोकस है वो ये डिसाइड करेगा कि असल में वो शिकार में कितना सक्सेसफुल होने वाला है। उस टाइम पे हमको देखने पे ऐसा लगेगा जैसे वो कुछ नहीं कर रहा है, बट इन रियलिटी वो सोच समझ के स्टिल है, वो पूरी तरीके से स्थिर है। उसका मन, उसका शरीर पूरी तरीके से एक ही जगह पर ध्यान में लगा हुआ है। दोस्तों, स्टिल रहना, स्थिर रहना और कुछ ना करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो ये स्थिरता असल में है क्या चीज? स्थिरता का बेसिक मतलब ये होता है जानबूझ के किसी भी एक ही चीज में ध्यान लगाना, या फिर सब कुछ जानते हुए भी कोई प्रतिक्रिया ना देना। घटना और प्रतिक्रिया, इसके बीच की जो चीज होती है इसको हम स्थिरता कहते हैं। और ये जो स्थिरता है यही असल में शायद ह्यूमन बीइंग्स की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जिस इंसान ने स्टिम्युलस यानी घटना और रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, इसके बीच में जिस इंसान ने एक गैप समझ लिया है, शायद वो पूरे जीवन में हमेशा सही निर्णय लेगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो अपने जीवन में लगातार ग्रो करता जाए। 2021 में हार्वर्ड में एक स्टडी की थी। इस स्टडी में उन लोगों ने एक ऐप बनाई थी और वो ऐप इन्होंने अपने पार्टिसिपेंट से शेयर की थी। और वो ऐप पे पूरे दिन में कभी भी किसी भी टाइम पे एक रैंडम मैसेज पॉपअप होता था जिसमें क्वेश्चंस होते थे, और उसमें बेसिकली 3 क्वेश्चंस होते थे। सबसे पहला क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हो? दूसरा क्वेश्चन, इस पल में आप क्या महसूस कर रहे हो? तीसरा क्वेश्चन, आप कितने खुश हो? इस पूरी स्टडी के दौरान इन्होंने 2.5 लाख से ज्यादा डेटा पॉइंट्स इकट्ठा किए, और ये डेटा पॉइंट्स इन्होंने 5000 पार्टिसिपेंट्स के साथ किए, और ये 5000 पार्टिसिपेंट्स 83 अलग अलग कंट्रीज में रिसाइड करते हैं। इस स्टडी से इनको ये पता चला कि जब भी लोगों को ये पता नहीं था कि वो क्या फील कर रहे हैं, या उनका मन भटका हुआ था और वो आंसर नहीं कर पा रहे थे कि वो इस पल में क्या कर रहे थे, इन सभी का जो मूड रेटिंग था वो बहुत लो था। इसका मतलब जब भी मन प्रेजेंट से भटक गया तो ये लोग एक्चुअली खुश नहीं थे। और अगर आप देखो तो आज की दुनिया डिजाइंड ही इसके लिए है। एक स्टडी आई थी जिसमें यह पता चला कि ऑन एन एवरेज हम दिन में 47% ऑफ द टाइम बिना फोकस के रहते हैं। देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे हमेशा करने के लिए कुछ ना कुछ है। अब जो भी वो चीज है वो हमारे लिए प्रोडक्टिव है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारा ध्यान भटकाए रखती है। इसके लिए न्यूरो साइंस में एक वर्ड यूज होता है इसके लिए, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पार्शियल अटेंशन। इसका मतलब यह है कि हम किसी भी चीज में पूरी तरीके से ध्यान नहीं लगा पा रहे, लेकिन उसके बावजूद हम कभी भी इस स्थिति में नहीं बैठे जब हमारे मन में कुछ भी नहीं चल रहा। अब इस वजह से क्या होता है कि मन हमेशा चलते रहता है, और आप जब भी कोई काम कर रहे हो बैकग्राउंड में हमेशा कुछ ना कुछ और चल रहा होता है जिसका आपके काम से कोई लेना देना नहीं है। जब मन में हमेशा कुछ ना कुछ होता है तो उसमें नए आइडियाज कभी भी नहीं आ सकते। जब मन कभी भी शांत नहीं बैठता है तो हमारे अंदर हम कभी भी शांति महसूस नहीं कर सकते। और अगर मन हमेशा चलता ही रहेगा तो हम कभी भी किसी चीज की गहराई में नहीं जा सकते। तो इस चीज को हमारा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये कोई स्पिरिचुअल लग्जरी नहीं है, यानी कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए मैं समय निकालूं और अपना घर छोड़ के कोई दूसरी जगह पर जाऊं और मैं बैठ के ध्यान लगाऊं। अगर आपके पास समय है आप ये कीजिए, ये बहुत अच्छा है। लेकिन स्थिरता को जब हम देखते हैं तो वो आपके पूरे जीवन के लिए जरूरी है। आप जो भी काम कर रहे हो वो काम आप करते रहिए, लेकिन उसके साथ में भी आप स्थिर हो सकते हो, क्योंकि स्थिर रहना और कुछ ना करना ये 2 बिल्कुल अलग चीजें। हमको अगर कोई मैसेज आता है और हम अगर उसको टाइम पे चेक नहीं करते तो आपको एक और मैसेज आ जाता है। जब हम आराम से बैठे होते हैं तो हमारा फोकस इस चीज में जाता है कि अब मैं क्या करूं। हम उस समय ये सोच के कॉन्शियसली बैठ भी नहीं सकते कि शायद मुझे रिलैक्स ही करना है, शायद मुझे किसी भी स्टिमुलेंट की कोई जरूरत नहीं है, ना मैं फोन देखूं, ना मैं टीवी देखूं, ना मैं कोई बुक उठाऊं। मैं सिर्फ इस मोमेंट पे पूरी तरीके से प्रेजेंट रह के बस रिलैक्स करूं। और जितना हम ये चीजें कम करते हैं उतना ज्यादा जो हमारा मन है उसकी फोकस करने की क्षमता कम होती जाती है। क्योंकि जब हम कुछ समय के लिए बैठते हैं, कुछ भी नहीं करते, तो हमारा जो ब्रेन है वो पुरानी मेमोरी को कंसोलिडेट करता है
और ये कंसोलिडेशन प्रोसेस जो है ये हमारी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है और उसके साथ में ये हमको ज़्यादा खुश भी करता है। तो हम आज उस दुनिया में हैं जिसमें हम लोग मोशन को ही एक तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं, जहाँ पे हम एयरपोर्ट्स में जाके पिक्चर खींचते हैं, हम किसी टूरिस्ट लोकेशन पे जाके फोटोज खींचते हैं, जहाँ पे हम कंसिस्टेंटली ये देखते हैं कि हर कोई मूव करते जा रहा है, हर कोई मोशन में है। लेकिन क्या ये हमारी क्षमता को बढ़ा सकता है? अगर आपको अपनी क्षमता बढ़ानी है तो आपको क्या करने की ज़रूरत है? दोस्तों, आज हम साइंटिफिक तरीके से समझेंगे कि स्थिरता का हमारे जीवन पे क्या असर होता है, स्थिरता का हमारे दिमाग में क्या असर होता है और किस तरीके से स्थिर रहने से हम अपने इमोशंस को बेटर तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये घटना और प्रतिक्रिया के बीच की जो जगह है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अपनी ऑफिस की स्पेस को इमेजिन करें, जो हमारे जूनियर है अगर उनसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ये घटना है कि मेरी एक टीम मेंबर से कोई मिस्टेक हुई है। अब उस पर सीधी प्रतिक्रिया ये हो सकती है कि मुझे गुस्सा आ जाए, मैं उसे 2-3 चीज सुना दूं। लेकिन अगर वो प्रतिक्रिया से पहले, वो रिएक्शन से पहले वाली जो जगह है उसमें मैं 2 मिनट के लिए ये सोचूं कि शायद ये काम उसे अच्छे से आता नहीं है, शायद ये काम उसने पहली बार किया है और मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि फिर से ये गलती ना दोहराए। स्थिरता इसे ही कहते हैं। स्थिरता का मतलब ये होता है कि मैं खुद के लिए एक समय निकाल रहा हूँ जिससे कि मैं सही डिसीजन ले सकूं और उस सही डिसीजन पे मैं सही तरीके से एक्शन ले सकूं। यानी कि घटना और प्रतिक्रिया, ये क्या चीज है और ये किस तरीके से काम करता है उसे समझते हैं। अब हम ये समझते हैं कि हमेशा जो हम मेंटल हाइपर एक्टिविटी में रहते हैं, तो ये हमेशा जो दिमाग के बैकग्राउंड में एक्टिविटी चलती रहती है, इसका असल में हमारे ऊपर क्या असर होता है अब हम वो समझें। हमारा दिन शुरू होता है एक अलार्म के साथ और जैसे ही वो अलार्म बजता है हमारे मन को सबसे पहला स्टिम्युलेंट मिल जाए और वो स्टिम्युलेंट क्या है? वो हमारा फोन है। अभी तक हमारा जो दिमाग है वो नींद से लेके उठने तक के बीच में ही है, लेकिन जब तक हम पूरी तरीके से जाग पाते हैं तब तक हम ऑलरेडी पता नहीं कितने सारे वीडियोस देख चुके होते हैं, पता नहीं कितने सारे ट्वीट्स रीड कर चुके होते हैं। बाय दैट टाइम हमको नहीं पता कितने सारे न्यूज़ हम रीड कर चुके हैं। आज के दिन एक इंसान उठने से लेके नाश्ता करने तक जितनी इंफॉर्मेशन ले चुका होता है, 18th सेंचुरी में उतनी इंफॉर्मेशन हम पूरे हफ्ते में नहीं लेते थे। जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूँ, हमारा दिमाग अभी भी हजारों साल पुराना ही है और ये दिमाग इस तरीके की इंफॉर्मेशन का जो फ्लड है उसके लिए कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं था। अब इसके न्यूरोसाइंस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम ओवर स्टिमुलेशन करते हैं तो बेसिकली हमारे दिमाग के 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो एक साथ लाइट अप करते हैं। सबसे पहला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, हायर ऑर्डर थिंकिंग से रिलेटेड ऑर्गन है। जो सेकेंड ऑर्गन है वो है आर्टीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स और ये बेसिकली इंफॉर्मेशन से लेके एरर डिटेक्शन, इन सारी चीजों से रिलेटेड काम करता है। और जो तीसरा ऑर्गन है वो है स्ट्राइटम, और स्ट्राइटम हमेशा डोपामिन को रिएक्ट करता है, वो हमेशा स्टिमुलस को रिएक्ट करता है। तो जब हमारा मन हाइपर एक्टिव होता है तो ये तीनों ऑर्गन्स एक साथ लाइट अप करते हैं और इसका मतलब ये है कि हम एक तरीके से डोपामिन लूप में अटक जाते हैं। जब मैं डोपामिन लूप बोल रहा हूँ, इससे मेरा मतलब ये है कि डोपामिन जो है वो रिवॉर्ड एंड मोटिवेशन का केमिकल है, लेकिन ये हमेशा एंटिसिपेशन के लिए सेक्रेट होता है। यानी कि जब हम एक चूहे को एक चीज का टुकड़ा दिखाते हैं और उस चीज के टुकड़े को एक जगह पे रखते हैं, अभी तक चूहे को वो चीज मिली नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में डोपामिन ऑलरेडी सेक्रेट हो चुका है, क्योंकि उसके दिमाग को ये एंटिसिपेशन हुआ है कि मुझे ये चीज मिलने वाली है। दोस्तों, जो ये हम कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया को एक्सेस करते रहते हैं, कंसिस्टेंटली अपने स्मार्टफोन्स में लगे रहते हैं, या फिर हम कंसिस्टेंटली टीवी देखते रहते हैं, इसमें बेसिकली यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। एक चीज आई, अब एंटिसिपेशन में दूसरी चीज, वो चीज खत्म नहीं हुई कि तीसरी चीज, और कंसिस्टेंटली हम उसी एंटिसिपेशन में एक डोपामिन लूप में फंसे रहते हैं, जहां पे नई नई चीजें मुझे चाहिए लेकिन कोई भी एग्जिस्टिंग चीज को मैं खत्म नहीं कर पाता। तो जब हम ये कांस्टेंट स्टिम्युलेशन में रहते हैं
तो बेसिकली हम बार बार एंटिसिपेशन की तरफ जाते हैं और उस वजह से क्या होता है कि किसी भी एक चीज पे लंबे समय तक ध्यान लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और ये बात सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकती है। जब हम एक चीज पे लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पाते तो अब हम आइडियाज भी जनरेट नहीं कर पाते, क्योंकि आइडियाज के लिए आप अपने ही अंदर बहुत डीप कोर में जाते हो और उस चीज के लिए एक बहुत ही लंबा और डीप फोकस होना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। तो अगर आपकी लाइन ऑफ फोकस ज्यादा लंबी नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लम्स के क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालने बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप उस डेप्थ तक जा ही नहीं पाओगे। आपको बार बार एक स्टिमुलेशन की जरूरत है और जब आपको स्टिमुलेशन मिलेगा नहीं तो आप उसे ढूंढना शुरू कर दोगे। न्यूरो साइंटिस्ट एक्चुअली इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपामिन मीडिएटेड फ्रैगमेंटेड अटेंशन। इसका मतलब है कि मेरे लिए टास्क पूरा करना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, मेरे अंदर डोपामिन सेक्रीट हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक टास्क से दूसरी टास्क में स्विच करते जा रहा हूं। 2009 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्लिफर्ड नैस ने एक स्टडी की थी और ये स्टडी बेसिकली मल्टीटास्कर्स के ऊपर थी। इस स्टडी में उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। ग्रुप ए उन लोगों का जो अपने आप को हैवी मल्टीटास्कर समझते हैं। इसका मतलब वो लोग हमेशा एक से दूसरी टास्क करते ही रहते हैं और कभी भी वो सिंगल टास्क नहीं करते, वो एक टास्क के साथ कोई और टास्क करते रहते हैं। ग्रुप भी उन लोगों का जो कभी कभी मल्टीटास्किंग करते हैं। और इन दोनों ग्रुप को उन्होंने कुछ एक्टिविटीज दी, उन लोगों ने कुछ प्रॉब्लम्स दी और ये प्रॉब्लम्स बेसिकली डिमांड करती थी कि आप अटेंशन करो। सेकेंड, ये एक्टिविटीज की डिमांड होती थी कि एक टास्क से दूसरी टास्क में आप स्विच करो। जब ये रिसर्च पूरी हुई तो इसमें ये पता चला कि जो भी हैवी मल्टीटास्कर्स है उनके लिए टास्क में फोकस करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इनफैक्ट जब वो कोई टास्क करते भी थे तो भी इनके मन में बैकग्राउंड में कुछ और चीज चलती रहती थी। उसके साथ में एक टास्क से दूसरी टास्क में स्विच करने में भी इन लोगों को बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था और प्लस इन सबके ब्रेन्स में उन एरियाज में ज्यादा लाइटिंग हो रही थी जो एरिया बेसिकली डोपामिन रिसेप्टर्स होते हैं। सो इससे हमको ये समझ में आता है कि जब हम कंसिस्टेंटली अपने ब्रेन को ज्यादा चीजें देते रहते हैं या फिर बार बार हम स्क्रॉल करते रहते हैं, नई नई इंफॉर्मेशन छोटे छोटे टुकड़ों में बार बार देखते रहते हैं, ये बेसिकली हमारे ब्रेन की न्यूरल फायरिंग को चेंज कर देता है। जब भी हम एक टास्क से दूसरी टास्क में स्विच करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों को भी खपाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा जब हम एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हम ये बार बार करते हैं तो कई बार इससे कॉग्निटिव एग्जॉशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि वीकेंड पे हम कुछ नहीं करते, उसके बावजूद हम थक जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि आप और कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन आप रेगुलरली अपने फोन पे स्क्रॉलिंग करते जा रहे थे। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आप एक 40 से 50 सेकेंड का वीडियो देखते हो और जैसे ही आप उसको स्क्रॉल करते हो एक टोटली नया पुराने वीडियो से बिल्कुल अनरिलेटेड वीडियो आपके आगे आता है और फिर आप उसको देखते हो और जब तक दिमाग पूरी तरीके से उसको समझ पाता है तब तक हम तीसरे वीडियो पे आ जाते हैं। तो ये जो टास्क की स्विचिंग है इसका हमारे दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। जो दिमाग की थकान है वो एक फिजिकल थकान की तरह दिखती है। इनफैक्ट अगर हम ये लंबे समय तक करते रहते हैं तो फिर एक दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं अटेंशन एग्जॉशन। इसका मतलब हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा दिमाग चाहता है कि हम आराम करें, जहां पे हमको ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे सोने की जरूरत है, लेकिन हम वो आराम कर ही नहीं पा रहे क्योंकि दिमाग में अभी भी एक्टिविटी चालू ही है। सो सबसे पहला जो उसका इम्पैक्ट है वो है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे। सो अगर हम बार बार ये करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम लॉन्ग टर्म एफर्ट्स नहीं ले सकते। मैं सिर्फ मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स पे ही फोकस कर सकता हूँ। अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप 10 साल तक किसी एक सब्जेक्ट पे स्टडी करें और 10 साल के बाद आप वो मास्टरी ले लेंगे, वो हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मुझसे ये कहे कि आप 10 साल तक लगातार हर मंथ इतना पैसा इन्वेस्ट करें और 10 साल बाद आपको वो पैसे इतने होके मिलेंगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू इन्वेस्ट दैट एवरी मंथ, क्योंकि मैं 10 साल का देख ही नहीं सकता। बेसिकली ये उनके पेशेंस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। हर सिचुएशन में मेरे में पेशेंस कम हो, हर सिचुएशन में मेरे में
उसमें एफर्ट डालने की क्षमता कम रहेगी। इनिशियल यूफोरिया बहुत हाई रहेगा, लेकिन उतना ही जल्दी वो वापस से नीचे स्लंप भी हो जाएगा। सो ये जो कंसिस्टेंट एक्शन की जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी डेवलप करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है इस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल सब्जेक्ट आ जाता है और इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क तब एक्टिवेट होता है जब हम डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, जब हम आराम कर रहे होते हैं, या फिर हम सिर्फ एक बार बैठे होते हैं, कुछ कर नहीं रहे होते हैं और चीजों के बारे में सोच रहे होते हैं। असल में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क वो है जिस स्पेस में नए आइडियाज निकल कर आते हैं, जिस स्पेस में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिस स्पेस में हम डिसीजंस लेते हैं, जिस स्पेस में हम क्रिएटिव होते हैं। लेकिन जब हम अपने दिमाग को बार बार स्टिम्युलेशन देते रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, या तो फोन पे हैं या टीवी पे हैं, तो हम अपने टास्क पॉजिटिव नेटवर्क को एक्टिवेट करते हैं। और जब भी टास्क पॉजिटिव नेटवर्क एक्टिवेटेड होता है तो आपका डिफॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिवेट नहीं हो पाता, बिकॉज टास्क पॉजिटिव नेटवर्क उसको सप्रेस कर देता है। तो जो हमारे अंदर इनर डायलॉग होना चाहिए, जो हम सिचुएशंस के ऊपर सोचने का समय हमको लेना चाहिए, या फिर जो लाइफ में फ्यूचर के बारे में सोचने का समय हमको लेना चाहिए, वो हम कभी ले ही नहीं पाते। और इस वजह से हमारी क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो जाती है और इसी वजह से हमारे अंदर पीस भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। देखिए, इस जनरेशन की ट्रेजेडी ये नहीं है कि इस जनरेशन में हमारे पास टाइम नहीं है। इस जनरेशन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि इस जनरेशन में हमारे पास शांति नहीं है। क्योंकि शांति नहीं है, इसके लिए ठहराव नहीं है, और क्योंकि ठहराव नहीं है, इसके लिए हमारे विचारों में गहराई नहीं है। और इसीलिए हम ये नोटिस करते हैं जब लोग आपस में आर्ग्यू करते हैं किसी भी चीज पे लेके, तो वो आर्ग्यूमेंट झगड़े में चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो सोच है वो हमारी आइडेंटिटी से जुड़ी हुई है, हमारे ईगो से जुड़ी हुई है। हम ये नहीं सोच रहे कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही है कि गलत है। हम सिर्फ ये सोच रहे हैं क्योंकि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके लिए मुझे इसको डिफेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सबसे बड़ा साइन है कि हम गहराई तक नहीं सोच पाते। तो जब हम अपने ब्रेन को स्थिर कर पाते हैं तो असल में होता क्या है? बेसिकली सबसे पहले आप अपने टास्क पॉजिटिव नेटवर्क यानी TPN से डिफॉल्ट मोड नेटवर्क की तरफ आप शिफ्ट हो जाते हैं। इसका मतलब आपके अंदर जो इंटरनल डायलॉग है वो शुरू हो जाता है। और इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब है जो मेरी मेमोरी है मैं उसको कंसोलिडेट कर रहा हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं मैं उनको मतलब दे रहा हूँ, और मैं मेरे कॉग्निशन को इम्प्रूव कर रहा हूँ। 2018 में एक स्टडी हुई थी और ये स्टडी हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज ने की थी। और इस स्टडी में उन्होंने ये नोटिस किया कि अगर कोई रेगुलर बेसिस पे 10 मिनट्स का मेडिटेशन करता है, वो बेसिकली अपना पैरासिम्पैथेटिक रीसेट कर पाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी हार्ट रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, हमारी जो ब्रीदिंग है वो और ज्यादा डीप हो जाती है, और उसके ही साथ में जो हमारे स्ट्रेस से रिलेटेड हॉर्मोन्स है, जो कॉर्टिसोल है, वो कंट्रोल में आ जाता है। सो ऑन वन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बड़ी टास्क को लें, हम बड़े इश्यूज को लें और उनको हैंडल करके खत्म करें। और जब ये होगा तो इट्स वेरी नेचुरल कि हमारा TPN एक्टिवेट होगा। हैविंग सेड दैट, जैसे ही वो टास्क खत्म हो जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा DMN में एक्टिवेशन हो जाए, जिससे कि उस टास्क से जो एक्सपीरियंस हमको मिला, उस टास्क से जो नॉलेज हमको मिली, हम उसको कंसोलिडेट कर सके और उसको हम अपने कॉग्निशन में ला सके। तो अभी ना हम स्टिलनेस की न्यूरोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। चाहे हम कुछ भी करें, हमारे ब्रेन में कंसिस्टेंटली न्यूरोट्रांसमीटर्स का आना जाना चलता ही रहता है। तो ऐसा क्या होता है जब हम स्टिल होते हैं? सबसे पहले जो डोपामिन होता है, जो कंसिस्टेंटली नई चीजों के एंटीसिपेशन में स्पाइक होता रहता है, अब वो कंटेंटमेंट को लेके स्पाइक हो रहा है। दैट मीन्स सेटिस्फैक्शन को लेके वो स्पाइक हो रहा है। और ये सेटिस्फैक्शन कहाँ से आता है? टास्क कंप्लीशन से सेटिस्फैक्शन आता है। जो सेकेंड चीज देखने वाली है वो है सेरोटोनिन। जब हम स्टिलनेस में जाते हैं तो हमारे अंदर सेरोटोनिन ज्यादा बनता है, और जब सेरोटोनिन ज्यादा अच्छा होता है तो डेफिनेटली हमारा मूड ज्यादा इंप्रूव होता है। जो तीसरा केमिकल आता है वो है गाबा। गाबा इज द केमिकल ऑफ पीस एंड कामनेस। तो जब हम स्टिलनेस में जाते हैं तो हमें गाबा का प्रोडक्शन हाई होता है। दैट मीन्स हम और ज्यादा काम और स्टिल हो जाते हैं।
And what's the most magical chemical of all of them is oxytocin. Oxytocin is the chemical of connection. तो जब आप में ये ज़्यादा होता है तो नेचुरली आप लोगों के साथ में ज़्यादा अच्छे और डीप रिलेशनशिप्स बना पाते हैं. नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग थिंग. लेकिन ये सारे केमिकल्स का एक साथ आना ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. इनफैक्ट हमारी न्यूरल हेल्थ के लिए और भी ज़्यादा अच्छा है. साइंस फ्रंटियर्स की एक स्टडी हुई थी जिसमें डॉक्टर सारा लजार ने जब इन लोगों की स्टडी की जो लोग रेगुलर बेसिस पे माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे स्टिलनेस एक्सरसाइज करते हैं, तो उन्होंने ये नोटिस किया कि इनके हिपोकैम्पस की जो डेंसिटी थी वो बढ़ते जा रही थी. यानी हमारी मेमोरी और कॉग्निशन की जो क्षमता है वो बढ़ते जा रही थी. लेकिन उसके साथ ही में एमिगडाला का साइज छोटा हो रहा था. यानी कि किसी भी स्टिमुलस को जो मेरा रिएक्शन देने वाला जो चीज है वो कम हो रहा था. यानी कि मेरा थ्रेट रिस्पॉन्स कम हो रहा था. तो अगर कोई भी सिचुएशन आती भी है, जिस इंसान में स्टिलनेस है वो बहुत कामली उस सिचुएशन को हैंडल करेगा, और वो सिचुएशन कोई भी हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मार्शल आर्टिस्ट को देखते हो तो जब वो किसी के साथ फाइटिंग कर रहा है या वो स्पारिंग कर रहा है, उस समय एक्चुअली उसको गुस्सा नहीं आ रहा है. उस समय उसके दिमाग में कंसिस्टेंटली कैलकुलेशन चालू है कि सामने वाला किस तरीके से फाइट कर रहा है और मुझे किस तरीके से फाइट करना है. उसमें बिल्कुल भी एंगर नहीं है. दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल जहां पे कि आपकी बॉडी बहुत ज्यादा एक्टिव है लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत है. आप में कोई एंगर नहीं है, आप में कोई एमिगडाला का रिस्पॉन्स नहीं है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टिलनेस का है और वो है क्रिएटिविटी का. देखिए, जब डीएमएन एक्टिवेट होता है और जब हम अपने एक्सपीरियंसेस और हमारे पास्ट इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं तो हम नए सॉल्यूशंस लेकर आते हैं, नए आइडियाज के बारे में सोचते हैं. 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक स्टडी हुई थी और इस स्टडी में इन्होंने 2 ग्रुप्स यूज किए थे और इन दोनों ग्रुप्स को इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दी थी जिनका उनको सोल्यूशन ढूंढना है. अब एक्चुअल स्टडी तब चालू होती है जब इन ग्रुप्स को ब्रेक दिया गया. ग्रुप ए को कहा कि ब्रेक में आपको ये टास्क फिनिश करनी है. ग्रुप बी को ये कहा कि आपके लिए ये ब्रेक है, आपके जो मन में आए आप वो कर सकते हो. जब ये दोनों ग्रुप ब्रेक के बाद वापस आए तो इन्होंने ये नोटिस किया कि जब इनको नई टास्क दी गई तो जो ग्रुप बी था उसके जो क्रिएटिव सॉल्यूशंस थे वो 41% हायर थे देन ग्रुप ए. इससे हमको ये समझ में आता है जब डीएमएन एक्टिवेट होता है तो हम और ज्यादा क्रिएटिव होते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टिलनेस जो है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को दुनिया से दूर कर रहा हूं. स्टिलनेस का मतलब है कि मैं अपने आप को मेरे जीवन के साथ और अलाइन कर रहा हूं. स्टिलनेस का असली मतलब ये है जहां पे मेरे थॉट्स, मेरे इमोशंस और मेरा शरीर, ये तीनों एक टीम की तरह ऑपरेट कर रहे हैं. और जब ये तीनों एक टीम की तरह ऑपरेट करते हैं और अपने बेस्ट लेवल पे जाते हैं तो वो मिलके ब्रेन को एक कॉन्फिडेंस देते हैं. और वो कॉन्फिडेंस की वजह से जब भी कोई सिचुएशन आती है तो जो एमिगडाला का एक थ्रेट रिस्पॉन्स होता है जहां पे हम अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, ब्रेन वो नहीं करता है. क्योंकि ब्रेन में कॉन्फिडेंस है, इसके लिए हर आने वाली सिचुएशन को वो अच्छे से समझता है और बाद में उसके ऊपर वो सही तरीके से रिस्पॉन्स करता है. एंड दिस इज व्हाट द एम इज फॉर अस टू बिकम मोर स्टिल इन लाइफ. अब हम स्टिलनेस से रिलेटेड जो एंशिएंट विजडम है उसके बारे में बात करेंगे. गीता में बहुत ही क्लियरली स्टिलनेस के बारे में लिखा हुआ है. ओके, जहां पे श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं योगस्थ कुरु कर्मणि. इसका मतलब ये है कि आपको अपने मन को स्थिर रखते हुए ही अपने एक्शंस करने हैं. दैट मीन्स कि हमारा जो मन है वो पूरी तरीके से सजग है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है, लेकिन उसके साथ में भी हम अपने मन को शांत रख पा रहे हैं और हमको जो काम करना है वो हम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं. इससे रिलेटेड एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी 2010 में. तो ये जब स्टडी हुई थी इसमें उन्होंने स्पेशली जो मेडिटेटर्स हैं इनको सिलेक्ट किया. तो इसमें 2 लेवल के मेडिटेटर्स थे. एक पहला लेवल उनका जिन्होंने मेडिटेशन जस्ट स्टार्ट किया है और दूसरा लेवल उनका जिनको मेडिटेशन करते हुए बहुत लंबा समय हो चुका है. इन सभी के उन्होंने ब्रेन के स्कैन्स किए और स्कैन्स के दौरान ही इनको
मन को विचलित करने वाली आवाजें सुनाई। तो जो पहले लेवल के जो मेडिटेटर्स थे, इनमें एमिगडाला का रिस्पॉन्स ज्यादा था, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का रिस्पॉन्स कम था, मतलब स्ट्रेस रिस्पॉन्स। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग लंबे समय से मेडिटेट कर रहे थे, इनका एमिगडाला का रिस्पॉन्स बहुत ही कम था और ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्स इनका था प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का। दोस्तों, जब हम स्टिलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपने आप को इमोशन से दूर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपने आप में वो क्षमता ला रहे हैं जिससे कि किसी भी सिचुएशन में कौन सा इमोशन सही है, हम उसको चुन पा रहे हैं। वहीं पे गौतम बुद्ध ने इसे कहा था सम्मसति। इसका मतलब हमारा ध्यान इतना ज्यादा एकाग्र हो जाए जहां पे एक एक सांस की जानकारी हमको मिलती रहे। 2010 में येल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हडसन ब्रूअर ने एक स्टडी की थी, जिसमें उन्होंने ये देखा कि जो लोग मेडिटेट करते हैं, वो लोग जब अपने मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो उनका पीसीसी यानी पोस्टीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स वो बिल्कुल ही क्वाइट डाउन हो जाता है। अब ये पीसीसी का काम क्या है? पीसीसी असल में रूमिनेशन करता है, सेल्फ टॉक करता है। जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हमारा पीसीसी एक्टिवेटेड रहता है। तो जब कोई मेडिटेटर डीप मेडिटेशन में जाता है तो वो पीसीसी डीएक्टिवेट हो जाता है और इसका मतलब यह है कि मन पूरी तरीके से शांत हो चुका है। स्टिलनेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो हमारे अंदर बार बार चलने वाला ये जो चैटर है, जिसको सुन सुन के कई बार हम थक जाते हैं, हम उस चैटर को भी जब मन आए तब हम उसको रोक पाते हैं। और ये जो पूरा जो थॉट का पैटर्न है, इसको हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल बादलों की तरह देखता है। तो जैसे हम बादलों का आना जाना देखते रहते हैं लेकिन उनके आने जाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही हमारे विचारों का भी आना जाना चलता रहता है लेकिन उसका हमारे दिमाग पर कोई भी असर नहीं होता। मार्कस ऑरेलियस, जो खुद एक स्टोइक फिलोसोफर है, वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा शांति अगर कहीं है तो वो हमारी ही आत्मा के अंदर है। साइकोलॉजी में इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, और इसकी प्रैक्टिस बेसिकली इस तरीके से होती है जहां पे हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं और अपने विचारों को देखते हैं, लेकिन उन विचारों को किसी भी तरीके से हम जज नहीं करते और किसी भी तरीके की उस पर प्रतिक्रिया नहीं देते। 2016 में एक स्टडी हुई थी, उसमें यह पता चला कि जो लोग कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस करते हैं वो लोग अपने डे टू डे लाइफ को बहुत स्मूथली जीते हैं और वो लोग अपने काम में भी बहुत अच्छे होते हैं। सो इसका बेसिक मतलब ये है कि हम लोग हमेशा से ही स्टिलनेस को लेके बहुत ही ज्यादा उजागर रहे हैं। हमारी पुरानी जनरेशन से ही हम स्टिलनेस को स्टडी करते आए हैं और उस समय के जो थॉट लीडर्स होते थे वो लोग भी स्टिलनेस के बारे में बात करते थे। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टिलनेस का मतलब ये नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है। स्टिलनेस का असली मतलब ये है कि जीवन के सभी चैलेंजेस को फेस करते हुए भी मैं मेरी लाइफ को एकदम स्मूथ रख रहा हूं। सो रोल्स रॉयस भी उसी रोड पे चल रही है जिस पे बाकी कार चल रही है, लेकिन रोल्स रॉयस में बैठे हुए आदमी को उस रोड के जो भी अंडुलेशंस हैं वो उसको महसूस नहीं होते क्योंकि वो शॉक एब्जॉर्बर्स इतने एडवांस्ड है। सो स्टिलनेस बेसिकली आपको रोल्स रॉयस की तरह बना देती है, जहां पे जीवन के चैलेंजेस तो होते हैं लेकिन वो आपके जीवन को मुश्किल नहीं बना पाते। सो अब मैं आपको कुछ प्रोटोकॉल्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने जीवन में और ज्यादा स्थिरता ला सकते हैं। जो सबसे पहला प्रोटोकॉल है वो है कंट्रोल्ड ब्रीदिंग प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में हम हर 2 घंटे में एक बार 3 मिनट का ब्रेक लेंगे और इस 3 मिनट के ब्रेक में हम कंट्रोल्ड ब्रीदिंग करेंगे। कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का एक एग्जांपल है जहां पे मैं 4 सेकंड के लिए ब्रीद इन करूंगा और मैं 6 सेकंड के लिए ब्रीद आउट करूंगा। 2010 की साइकोफिजियोलॉजी की एक स्टडी है, जब लोग हर 2 घंटे में एक बार ये कंट्रोल्ड ब्रीदिंग का प्रोटोकॉल करते हैं तो इससे उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, उनकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, विच इज अ साइन ऑफ इमोशनल कंट्रोल। सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी सिंपल टेक्निक जो आप अगर हर 2 घंटे में करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आप में एक स्टिलनेस आ जाएगी। जो दूसरा प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल को हम डिजिटल डिटॉक्स बोलते हैं।
हफ्ते में कोई भी एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप स्क्रीन से कंप्लीटली डिटॉक्स करोगे, एक तरीके से आप फास्टिंग करोगे। 2012 की गथेनबर्ग की एक स्टडी थी जिसमें यह पता चला जो लोग वीकली बेसिस पे डिजिटल डिटॉक्स प्रैक्टिस करते हैं उनमें स्ट्रेस हार्मोन कम होता है, उनकी स्लीप की क्वालिटी ज़्यादा इंप्रूव होती है। स्टडी में उन्होंने ये भी देखा कि उनमें पैरासिम्पथेटिक एक्टिवेशन होता है। इसका मतलब है कि शरीर जो है वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड में चला जाता है। जो हमारा तीसरा प्रोटोकॉल है इसको हम मॉर्निंग स्टिलनेस रिचुअल बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम सुबह उठेंगे तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम विंडो के पास बैठेंगे, आसपास की सीनरी को देखेंगे, आसपास का जो सिनेरियो है उसको देखेंगे और ये देखते हुए हम अपनी सांस पर ध्यान रखेंगे। कुछ समय ऐसा करने से हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। 2018 की एक स्टडी थी, उस स्टडी में इन्होंने ये नोटिस किया कि जो लोग मॉर्निंग स्टिलनेस रिचुअल प्रैक्टिस करते हैं उनकी ऑन द जॉब प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होती है, उनका स्ट्रेस रेस्पॉन्स भी रिड्यूस होता है और पूरे दिन में वो लोग नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा कामनेस भी महसूस करते हैं। सो अब आपके पास में बहुत सिंपल और बहुत ही पावरफुल प्रोटोकॉल्स है कि आप अपने जीवन में स्टिलनेस कैसे लेकर आए। एक जापानी स्टोरी है जो मेरी बहुत फेवरेट है। इस स्टोरी में एक स्टूडेंट अपने ज़ेन मास्टर से पूछता है कि एनलाइटनमेंट क्या है, और वो ज़ेन मास्टर हंसते हुए कहता है एनलाइटनमेंट का मतलब है कि हम शांति से बैठते हैं, मौसम बदलता है, वसंत ऋतु आती है और घास अपने आप उग जाता है। नाउ द पॉइंट ऑफ दिस स्टोरी इज वेरी सिंपल। वी हैव टू अंडरस्टैंड हमारे कंट्रोल में क्या है और कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उनको हमको बिल्कुल सजग मन के साथ, बिल्कुल अवेयरनेस के साथ अपने बेस्ट लेवल पे वो करनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है हमको उन्हें होने देना चाहिए, उनके बारे में हमको सोचना नहीं चाहिए, उनको हमको किसी तरीके से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया को, इस पृथ्वी को हमारे जजमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन चीज़ों को होना है वो होने ही वाली है, लेकिन हमारे कंट्रोल में क्या है कि हम इस क्षण में पूरी तरीके से अवेयर रहें, सजग रहें। हम जो एफर्ट ले रहे हैं वो हम पूरी ऑनेस्टी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ हम अपने एक्शंस लें। लेकिन उसके बाद में जो भी चीज़ें होती है उससे हमको सिर्फ सीखना है, होने वाली चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम अपने आप को लाचार नहीं बना रहे ऐसा करके। इनफैक्ट हम अपने आप को और ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, तो हमारे पास में वो क्षमता आती है कि हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कर सकें जो हमारे कंट्रोल में है। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त और आपके फैमिली में आपको ये शेयर करना चाहिए तो प्लीज़ इसे शेयर करें। आप अपने कमेंट्स और सजेशंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम सभी कमेंट्स पढ़ते हैं और उन पर रिप्लाई करते हैं। थैंक यू।